Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your fifth chapter of economics, which is theory of supply and the elasticity of supply. I know आप लोग काफी टाइम से मेरा इंतजार कर रहे थे कि 10 दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए, but I was bit busy with my offline student at the same time. मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था तो उसके लिए माफी, but I'll try to be regular as much as possible. ठीक है? So चलिए विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले जो आपको जान लेना है, याद रखना है, वो ये है कि थ्योरी ऑफ सप्लाई इज जस्ट लाइक योर रेप्लिका। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक योर थ्योरी ऑफ डिमांड। सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े से अलग है। जहां पे डिमांड आपने पढ़ा था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर, आप सप्लाई को पढ़ने वाले हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर, ऑफ अ सप्लायर। सो डिमांड में जहां पे आपने पढ़ा था कि प्राइस का एसोसिएशन है परचेजिंग पावर के साथ, कि हायर इज द प्राइस, लोअर इज द परचेजिंग पावर, सो लेसर इज द डिमांड। यहां सप्लाई में आप देखोगे कि प्राइस का एसोसिएशन है प्रॉफिट के साथ, एंड देयरफॉर जितना प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर के लिए उतना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, एंड जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा प्रोड्यूसर उतना सप्लाई देगा मार्केट को। ठीक है, तो ठीक जस्ट उल्टा चलेगा डिमांड के अकॉर्डेंस में, कि डिमांड में प्राइस एंड डिमांड के बीच में आपने पढ़ के आया है कि इनवर्स या नेगेटिव कोरिलेशन होता है, वहीं सप्लाई में प्राइस एंड सप्लाई के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होगा। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज योर सेम। ठीक है, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरी ऑफ सप्लाई। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि ये नोट्स आपको कहां से मिलेगा, तो इसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए एंड वहां पे आर्यन ट्यूटोरियल लिखिए, आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। वहां पे मैंने ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को एज अ पेड कोर्स मात्र 249 रुपीज में पोस्ट कर दिया है। प्लीज मेक यूज ऑफ इट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। इसके बाद आपको अपना टेक्स्ट बुक का भी जरूरत नहीं है, इस बात का मेरा गारंटी। एंड दोज हु आर iOS यूजर, एप्पल मोबाइल फोन चलाते हैं, यू नीड टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप एंड पंच इन माय ऑर्गेनाइजेशन कोड विच इज PLYMMV। ठीक है, PLYMMV, इसको आप पंचन करिए एंड आप एक्सेस कर पाओगे इसको। ठीक है, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट और इंतजार मत करिए, आपका एग्जामिनेशन सर के ऊपर है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इफ यू रिमेंबर, जब मैंने डिमांड पढ़ाया था तो उसमें एक इक्वेशन बनाया था, राइट? डिमांड याद कराता हूं। डिमांड में एक इक्वेशन बनाया था दैट डिमांड is the quantity of commodity which the consumer is willing and able to purchase at various possible prices and during a specific period of time। ये इक्वेशन था आपका डिमांड का, कि डिमांड कितना यूनिट्स कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं अलग अलग प्राइसेस पे, अलग अलग टाइम के हिसाब से। सेम इक्वेशन बनेगा फॉर योर सप्लाई एज वेल। सप्लाई ऑल्सो रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्योंकि कितना यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी मार्केट को देना चाहता है। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस। डिमांड में था कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम, एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस, एंड ऑफर फॉर सेल, मार्केट को कितना देना चाहता है वो एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, क्योंकि सप्लाई भी डिमांड की तरह अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई किया जाएगा इनटू द मार्केट, एंड टाइम के हिसाब से भी, अलग अलग समय के हिसाब से भी सप्लाई चेंज करेगा। ठीक है, सो सप्लाई इज ऑल्सो क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस टाइम। इसीलिए आप देखिए डेफिनेशन क्या है, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड सर्विस, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल, जितना वो लोग बेचना चाहते हैं मार्केट में at various possible prices, अलग अलग दाम में, and during a specified period of time, अलग अलग समय पे। ठीक है, जिस डिमांड की तरह सेम है, बट यहां पे सप्लाई हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इतना ही अंतर है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, POV। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए फीचर्स के ऊपर आते, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड में 3 कैरेक्टरिस्टिक था, यहां पे सप्लाई में भी 3 कैरेक्टरिस्टिक है। जहां पे पहला कैरेक्टरिस्टिक डिमांड का सप्लाई के साथ स्टैंड्स एज अ डिसिमिलैरिटी, दोनों थोड़े से अलग अलग है।
डिमांड में आपने क्या पढ़ा था, पहला फीचर कि डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर। डिमांड और डिजायर सेम चीज नहीं है, क्योंकि डिजायर वाज जस्ट अ विश एंड डिमांड के लिए आप बोलते थे डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, मींस along with your wish you have to put in efforts and you should be able to purchase that commodity. बट अगर आप सप्लाई का डेफिनेशन देखो तो सप्लाई बोलता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, कितना लाना चाहते हैं। सो इसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा दैट सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी मींस दैट इज हाउ मच द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल। कितना बेचना चाहते हैं ना कि कितना बेच रहे हैं। सो ऐसा है कि मैं बेचना चाहता हूं 1000 यूनिट मार्केट को, लेकिन अभी तक मेरा सिर्फ 200 यूनिट ही बिका है। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट 200 यूनिट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सप्लाई शुड बी दैट आई एम विलिंग टू ब्रिंग इन दैट 1000 unit into the market. That is what supply focuses on. So supply is a desired quantity. So supply represents the amount, means the quantity which the producers are willing to sell and not how much they actually sell, not the actual amount sold. ठीक है? Even if the seller plan to supply a product, it may not always be purchased by consumer. इसीलिए पहला पॉइंट अलग है। एंड देन सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है वो अपना डिमांड के साथ सिमिलैरिटी बताता है कि जैसे डिमांड को हम लोग प्राइस के साथ एसोसिएट करते हैं, डिमांड को प्राइस के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, वैसे ही सप्लाई को भी प्राइस के साथ ही एक्सप्रेस करना है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइसेस पे सप्लाई दिया जाएगा इनटू द मार्केट। मे बी 10 रुपीज पे शायद कोई ए फर्म 10 यूनिट्स बेचेगा, बी फर्म शायद 15 यूनिट्स बेचेगा, सी फर्म शायद 20 यूनिट्स बेचेगा। सो अलग अलग फर्म्स अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई देंगे, ठीक है। एंड जस्ट लाइक डिमांड का एसोसिएशन था विद अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसी सप्लाई का भी एसोसिएशन है फ्लो के साथ, यानी पीरियड कॉन्सेप्ट के साथ। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब हो गया आपका पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी सप्लाई को भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो आप बोल सकते हो फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम, या तो आप बोल सकते हो फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग समय के अनुसार भी चेंज होगा। एक दिन का सप्लाई एक हफ्ते से सेम नहीं होगा, हफ्ता भर का सप्लाई 1 मंथ से अलग होगा, 1 मंथ का 2 मंथ से अलग होगा, 2 मंथ का 1 ईयर से अलग होगा, 1 ईयर का 10 ईयर से अलग होगा। सो सप्लाई कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन फ्लोइंग विद अ चेंज इन पीरियड ऑफ टाइम। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हमें कवर अप करना है इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। नाउ जैसे डिमांड के लिए क्या कीवर्ड आप यूज करते थे, इंडिविजुअल कंज्यूमर को हम लोग हाउस होल्ड बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही इंडिविजुअल सप्लायर के लिए कीवर्ड आप बोलोगे कि उसको हम लोग फर्म बुलाते हैं। सो इंडिविजुअल सप्लायर इज योर फर्म। सो इंडिविजुअल सप्लाई और कुछ नहीं है, एक फर्म का सप्लाई है। सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ सिंगल फर्म is willing to produce and offer for sale at various possible prices during a particular period of time, वो बताएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई। सो सप्लाई का डेफिनेशन में जो वर्ड प्रोड्यूसर था उसको आप रिप्लेस कर दीजिए फर्म के साथ, ये हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई। आई होप दैट इज क्लियर। एंड मार्केट डिमांड के लिए आप क्या कीवर्ड यूज करते थे, ऑल द हाउस होल्ड्स, राइट। यहां पे मार्केट सप्लाई के लिए आप यूज करोगे कीवर्ड इंडस्ट्री, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म्स, जब बहुत सारे फर्म्स कलेक्टिवली जुड़ेंगे मार्केट में तो उनको हम लोग बुलाएंगे इंडस्ट्री। जैसे कि आप पेन का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, दिस इज क्लासमेट ऑक्टेन जेल। सो ये क्लासमेट एक फर्म हो गया, लिंक एक फर्म हो गया, रेनॉल्ड एक फर्म हो गया, फ्लेयर एक फर्म हो गया। इन सब को कोलैबोरेट करके बनेगा अपना पेन का इंडस्ट्री, ठीक है। सो मार्केट सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच द एंटायर इंडस्ट्री इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये हो जाएगा आपका मार्केट सप्लाई। सेम रहेगा सप्लाई की तरह डेफिनेशन, खाली कीवर्ड प्रोड्यूसर से इंडस्ट्री कर दीजिएगा। गॉट इट? आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई। नाउ स्टॉक का मतलब क्या होता है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूसर के पास अभी राइट नाउ एट प्रेजेंट अवेलेबल है, वो हो जाएगा आपका स्टॉक। लेकिन सप्लाई का जब मैं बात करता हूं, आउट ऑफ द टोटल स्टॉक, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड, कितना उसका मैंने अभी मार्केट में पेनेट्रेशन किया है, यानी कितना मार्केट को मैंने ऑफर किया है, दैट इज माई सप्लाई। So stock means the quantity that is available with the producer
and supply is the quantity out of that total stock which is offered for sale to the consumers into the market. That is supply. ठीक है. सो टाइम डायमेंशन का बात करें, स्टॉक मेरे पास अभी एट दिस मोमेंट कितना गुड्स अवेलेबल है. सो स्टॉक हमें बताता है पॉइंट कॉन्सेप्ट. सो क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पीरियड पे. लेकिन अगर सप्लाई का बात करें कि मान लीजिए आज मैंने 5 यूनिट सप्लाई किया है, कल मैंने 10 किया, परसों मैंने 8 किया, एक महीना के अंदर ऐसे रोज अलग अलग क्वांटिटी करते करते 1 मंथ का कुछ अलग निकला, 6 मंथ का कुछ अलग आएगा, 1 ईयर का कुछ अलग आएगा. सो सप्लाई जो है अपना टाइम के साथ साथ चेंज होते रहेगा. एंड देयरफॉर सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट व्हिच इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड, ड्यूरेशन, फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम. आई होप दैट इज क्लियर. स्टॉक का कॉन्सेप्ट का बात करें तो स्टॉक दर्शाता है पोटेंशियल, कि कितना प्रोड्यूसर दे सकता है मार्केट को. मैंने 1000 यूनिट बना के रखा है तो वो मेरा पोटेंशियल सप्लाई है कि मैं 1000 यूनिट अभी दे सकता हूं मार्केट को. लेकिन राइट नाउ अभी मैंने सिर्फ 200 यूनिट ही मार्केट को ऑफर किया है, तो दैट इज माय एक्चुअल सप्लाई. सो सप्लाई विल डिनोट योर एक्चुअल सप्लाई, कि कितना एक्चुअली दिया गया है, ऑफर किया गया है मार्केट को. ठीक है. नेचर खैर ये तो जनरल दिया है कि स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा ही होता है, एंड सप्लाई कभी भी स्टॉक को एक्सीड नहीं कर सकता है. जाहिर सा बात है कि क्योंकि आप सप्लाई तो स्टॉक में से ही करोगे, सो ऑब्वियस बात है स्टॉक हैज टू बी ग्रेटर देन सप्लाई. ऐसा तो नहीं होगा मेरे पास 1000 यूनिट स्टॉक पड़ा है, मैं मार्केट को 1200 यूनिट दे पा रहा हूं. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. एंड सप्लाई ज्यादा भी नहीं हो सकता है स्टॉक से. तो ये हो गया इसका नेचर. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, coming to the determinants of supply, factors affecting supply for a commodity. Now supply किन factors के ऊपर depend करेगा. Talking about the first factor, just like your demand, price is the first important factor that affects the supply for a commodity. And यहाँ पे थोड़ा सा अलग है price का concept. Demand में price was associated with purchasing power, ठीक है, but supply में price is associated with profit margin. ठीक है. सप्लाई में price is associated with profit margin. So therefore, higher is the price, higher will be your profit margin which the producer can get from selling the commodity. ज्यादा profit उसको मिलेगा दाम बढ़ने से. Therefore, producer will be willing to offer a larger quantity, higher quantity to the market. Lower will be the price, so lesser will be the profit margin for the producers from selling that particular quantity. Therefore, lower will be your quantity supplied. तो डिमांड में प्राइस एंड डिमांड में आपने इनवर्स या नेगेटिव कोरिलेशन किया था. यहां पे सप्लाई एंड प्राइस में निकलेगा आपका पॉजिटिव भी बोल सकते हो, या तो आप इसको डायरेक्ट कोरिलेशनशिप भी बोल सकते हो बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है. डायरेक्ट या पॉजिटिव कोरिलेशनशिप. टॉकिंग अबाउट डायग्राम, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आइए ग्राफ बना लेते हैं. ये हो गया आपका y एक्सिस ओरिजिन, यहां आ गया x एक्सिस, इधर मैं लिखूंगा क्वांटिटी, यहां आ जाएगा मेरा प्राइस. आई स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल, दैट इज इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, राइट. P0 Q0, क्या बोला हमने, अगर प्राइस बढ़ेगा, if price increases, supply is also to increase. So P0 से अगर P1 प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी Q0 से Q1 इंक्रीज हो जाएगा. And if your price decreases, your supply is also to decrease, right? P0 से P2 अगर प्राइस रिड्यूस हो गया तो सप्लाई भी Q2 रिड्यूस हो जाएगा. यहां मिल गए मेरे को अलग अलग लोकस, ये पॉइंट और ये पॉइंट. इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं, तो आई विल गेट एन अपवर्ड स्लोपिंग. दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग, या आप इसको पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व भी बुला सकते हो. ठीक है. अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व. Higher is the price, higher will be the supply. Lower is the price, lower will be the supply. But always remember, ये तभी possible है जब आप क्या ऑर्डर लो. If you remember, डिमांड में आपने किया था, सप्लाई में भी वो अप्लाई होता है. That is the order of ceteris paribus. Ceteris paribus का मतलब क्या हो गया? What does this mean? Assuming
other factors remaining constant, कि अगर अदर फैक्टर्स ऑपरेट ना करे, चेंज ना हो, तब आप बोल सकते हो कि प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होगा या पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होगा, बिकॉज ऑफ द हायर प्रॉफिट मार्जिन. हायर इज द प्राइस, हायर विल बी द प्रॉफिट मार्जिन, हायर विल बी योर सप्लाई. लोअर इज द प्राइस, लोअर विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन एंड लेसर विल बी योर सप्लाई. क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर, वो होगा आपका गोल्स. ठीक है, गोल्स ऑफ द फर्म. नाउ हर एक फर्म का गोल यानी कि हो गया ऑब्जेक्टिव. गोल मीन्स योर ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस, कि जिस पर्पस के साथ फर्म मार्केट को सप्लाई देते हैं, क्वांटिटी ऑफर करते हैं, वो अलग अलग होता है. टॉकिंग अबाउट द गोल्स, फर्म के 3 ही मेन गोल हो सकते हैं. क्या क्या? या तो फर्म को प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है, या तो फर्म को सेल्स बढ़ाना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल है, या तो फर्म को एकदम सेफ गेम खेलना है, यानी कि रिस्क मिनिमाइजेशन गोल है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन. अगर कोई भी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होगा, तो आप जानते हो कि प्रॉफिट इज एसोसिएटेड विथ प्राइस, तो फर्म ज्यादा क्वांटिटी तभी सप्लाई करेगा जब प्राइस ज्यादा होगा, व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज. बिकॉज इफ योर प्राइस इंक्रीजेस ओनली देन विल द प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज एंड देयरफॉर उसके बाद ही प्रोड्यूसर विल बी ऑफरिंग अ हायर क्वांटिटी टू द मार्केट. टॉकिंग अबाउट सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल, अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल है तो शायद फर्म ज्यादा क्वांटिटी देने को तैयार हो जाए इवन एट अ सेम प्राइस. दिस स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, अनचेंज. ठीक है, इवन एट अ सेम प्राइस. क्यों? क्योंकि जिनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल होता है उनका मोटिव ये होता है दैट दे वांट टू कैप्चर द मार्केट. ठीक है, दोज फर्म्स दे वांट टू कैप्चर द मार्केट, उनको अपना प्रेजेंस हर जगह बनाना है. तो इवन सेम प्राइस पे भी जितना हो सकेगा उतना क्वांटिटी सप्लाई कर देगा मार्केट को. आई होप दैट्स क्लियर. बट वहीं अगर रिस्क मिनिमाइजेशन गोल होगा, सेफ गेम खेलना है, तो इन दैट केस नो मैटर वॉट एवर द प्राइस इज, चाहे प्राइस बढ़ रहा हो घट रहा हो, इट डजंट मैटर, प्रोड्यूसर एक लिमिटेड क्वांटिटी ही ऑफर करेगा मार्केट को टू मेंटेन एक्सक्लूसिविटी. कि मान लीजिए मेरे पास अगर कोई कपड़ा है, मैं कपड़ा बेचता हूं, अपैरल बेचता हूं, तो एक पर्टिकुलर डिजाइन का मेरे पास सिर्फ साइजेस S, M, L, XL, XXL, बस, उसके अलावा और मेरे पास दूसरा यूनिट भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास स्टॉक पाइलअप हो जाए, बिल्डअप हो जाए एंड देन वो बिके नहीं तो मेरे को उसको डिस्काउंटेड करके बेचना पड़े. उससे अच्छा प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, इट डजंट मैटर, whatever I'm going to sell is going to be exclusive in the market. So producer will offer a limited quantity irrespective of the price, अगर risk minimization goal है तो. ठीक है, I hope that is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. प्राइस हमने कर लिया, गोल्स हमने कर लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन. उसके बाद आता है इनपुट प्राइसेस. इनपुट क्या होता है? इनपुट आर बेसिकली योर रॉ मटेरियल, योर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जिसको हम लोग यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, यानी कि आउटपुट बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स चाहिए, इनपुट्स चाहिए. तो इस इनपुट का प्राइस क्या डिटरमाइन करेगा फर्म के लिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए आप देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब इनपुट का प्राइसेस जितना इंक्रीज होगा, रॉ मटेरियल का प्राइसेस जितना इंक्रीज होगा, फर्म का प्रोड्यूसिंग कॉस्ट, उस गुड को बनाने का, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गोइंग टू राइज, इज गोइंग टू इंक्रीज. सो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिट मार्जिन. सो हायर इज द इनपुट प्राइस, हायर विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर विल बी द प्रॉफिट मार्जिन. ज्यादा कॉस्ट की वजह से एक्जिस्टिंग प्राइस में फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो लेसर विल बी द सप्लाई. फर्म कम प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा मार्केट में. जितना रॉ मटेरियल सस्ता में उनको मिलेगा, सो इफ द प्राइसेस ऑफ इनपुट दे कम डाउन, लोअर विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, हायर विल बी द प्रॉफिट मार्जिन, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड देयरफॉर हायर विल बी द सप्लाई. आई होप दैट इज क्लियर. सो इनपुट का प्राइसेस डिटरमाइन करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि इन टर्न
will determine the profit margin, जिसके हिसाब से सप्लाई को बढ़ाया या घटाया जाएगा. I hope that is clear. चलिए, talking about the next point, which is price of related commodity, price of related good. देखिए, डिमांड में जो आपने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड किया था वो था सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनरिलेटेड गुड. यहां पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री अनरिलेटेड गुड का बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं. ठीक है, सो वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द सब्स्टिट्यूट्स ओनली. नाउ मान लीजिए मेरा दुकान है, आई हैव अ शॉप जिसमें मैं 2 ब्रांड का चाय बेच रहा हूं. वन इज रेड लेबल एंड वन इज ताज. ठीक है, एंड रेड लेबल ने अपना प्राइसेस बढ़ा दिया है जबकि ताज ने अपना प्राइसेस को चेंज नहीं किया है. नाउ एज अ सप्लायर, इन विच प्रोडक्ट डू यू थिंक कि हमें ज्यादा प्रॉफिट डिराइव होगा बाय सेलिंग रेड लेबल? क्योंकि रेड लेबल का प्राइसेस बढ़ गया है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ताज. तो एज अ प्रोड्यूसर आई एम गोइंग टू प्रमोट द सेल्स ऑफ रेड लेबल. कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी 2 प्रोडक्ट है जो कि कंपीटिंग प्रोडक्ट है और उन दोनों में से अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर उसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करके सेल करना शुरू करेगा जिसका प्राइस ज्यादा है, बिकॉज उसमें रिटर्न्स प्रॉफिट ज्यादा है. फिर आपके मन में सवाल आएगा, अरे लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड तो कम हो जाएगा. प्लीज 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 दोनों को ज्वाइन मत करिए अभी के लिए. अगर प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई हम लोग बढ़ा देंगे, डिमांड अगर कम हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट हम लोग चैप्टर 6 में सीखेंगे, जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे जब दोनों को साथ में जोड़ेंगे. अभी सेपरेटली समझिए इसको. ठीक है, कीप द कॉन्सेप्ट सेपरेट कि दोनों डिमांड सप्लाई को डोंट ट्राई टू कोरिलेटेड राइट नाउ एट प्रेजेंट. अंडरस्टैंड डिमांड सेपरेटली, अंडरस्टैंड सप्लाई सेपरेटली. इन द 6th चैप्टर वी आर गोइंग टू कंबाइन द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सो राइट नाउ मान लीजिए अगेन लैंड है और मैं एक फार्मर हूं. मैं उसमें 2 क्रॉप्स उगा सकता हूं, व्हीट एंड राइस दोनों. अब राइस का जो मार्केट प्राइसेस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हीट. सो जाहिर सा बात है, आई एम गोइंग टू डाइवर्ट दैट लैंड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बिकॉज व्हीट इज मोर प्रॉफिटेबल to be produced and sold in the market. ठीक है, so वो हो गया आपका price of related good. Whenever the prices of one product is rising, producer is going to shift their production from the other good to this particular product जिसका price is ज्यादा because of the higher profit margin which is coming along with the product. ठीक है, and therefore the supply will increase. Talking about next point, that is technology and production technique. Now the state of technology again determines your cost of production. जब आप इसको चैप्टर 8 में करोगे तो वहां पे और डिटेल में आपको समझ में आएगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कहने का मतलब होता है कि अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो उसका कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करते हैं, owing to that, because of that we will be able to lessen down our cost of production. अगर आप सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कम हो पाएगा, एंड ड्यू टू दैट द प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एज अ सप्लायर यू विल सप्लाई अ हायर क्वांटिटी इन द मार्केट. वहीं अगर आप आउटडेटेड पुराना टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो पुराने टेक्नोलॉजी का कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, एंड देयरफॉर प्रोड्यूसर विल बी एबल टू ऑफर अ लिमिटेड क्वांटिटी टू द मार्केट. So modern technology, higher supply, outdated technology, lower supply. ये हो गया इसका concept. Clear? Talking about next point, nature of the industry. अब supply depend करता है कि industry किस टाइप का है. Again ये point in detail आएगा in chapter 9, जहां पे इस अकेला point के ऊपर पूरा chapter बनाया हुआ है. अब industry भी तो आपके industry भी 2 टाइप के हो सकते हैं. या तो monopoly industry, monopoly यानी एक अकेला player है जो गेम खेलता है, या तो फिर वो कंपेटिटिव इंडस्ट्री है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं. तो अगर मोनोपोली इंडस्ट्री है तो फिर सप्लाई को कंट्रोल करना पॉसिबल है, क्योंकि वो अकेला सोल प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसको कितना क्वांटिटी बना के मार्केट को ऑफर करना है. बट टॉकिंग अबाउट अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री, मान लीजिए एक प्रोडक्ट के 500 सप्लायर है मार्केट में देने के लिए, तो फिर वहां पे सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है कि अगर मैं बोलूं कि चलो मैं तुमको इस प्राइस में सप्लाई नहीं दूंगा तो मेरा कस्टमर तो दूसरा किसी के पास चला जाएगा खरीदने के लिए. सो इन केस ऑफ मोनोपोली इंडस्ट्री इट इज पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड एंड कंट्रोल द सप्लाई इन द मार्केट, बट इन केस ऑफ अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस कंट्रोल ओवर द सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी राइवल फर्म्स भी है ऑफर करने के लिए. ठीक है, ये हो गया आपका नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. नाउ टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, that is the policy of taxation and the policy of subsidy.
अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करेगा, प्रोड्यूसर्स के ऊपर जीएसटी बढ़ा देगा, उनसे ज्यादा वसूलना शुरू कर देगा, that is going to reduce their profit margin, that is going to affect their profit margin, and as a result of which there will be a lower quantity which will be offered for sale by the producers. मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो 10 रुपए का है, उस पे पहले सरकार लेता था 10% टैक्स, यानी 1 रुपए टैक्स बनता था, एंड 9 रुपीज उनका रिटर्न हो गया उस प्रोडक्ट पे। अब गवर्नमेंट ने उसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया 20%, तो अब 10 रुपीज पे 20% के हिसाब से 2 रुपए टैक्स बनेगा, यानी कि रिटर्न्स बचे 8 रुपए के, तो रिटर्न कम हो गया बोल के प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। एंड वहीं अगर सब्सिडी यानी टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशन मिले, छूट मिले, कि मान लो जहां पे पहले 10% टैक्स था वहीं पे उसको 5% कर दिया जाए, तो 10 रुपए के प्रोडक्ट पे 5% के हिसाब से 0.5 रुपीज यानी कि आधा रुपए ही टैक्स बनेगा, तो 9.5 रिटर्न हो गया, रिटर्न्स बढ़ गया, तो प्रोड्यूसर विल ऑफर अ लार्जर क्वांटिटी इन द मार्केट। जितना टैक्सेस ज्यादा बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेगा, सप्लाई उतना कम हो जाएगा। जितना सब्सिडीज मिलेगा उतना इंसेंटिव मिलेगा प्रोड्यूसर को, दे विल बी इंसेंटिवाइज्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे विल प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, एंड सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी टू द मार्केट। चलो, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये डिमांड में भी हमने किया था, स्पेक्यूलेशन इसको बोलते हैं हम लोग, एंटिसिपेशन करना कि फ्यूचर में हो सकता है प्राइस बढ़ जाए। तो फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कल प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ेगा, तो दे आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द प्रेजेंट सप्लाई, आज प्रेजेंट में सप्लाई को कम कर देंगे ताकि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट में उसको सप्लाई किया जा सके, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोड्यूसर्स आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस फ्यूचर में और ड्रॉप हो जाएगा, will decrease in the market, then they are going to supply a larger quantity today, आज ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करेगा, क्योंकि आज जितना प्रॉफिट मिल सकता है उतना वो लोग एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा फ्रॉम द मार्केट। सो इफ प्रोड्यूसर्स आर एंटिसिपेटिंग हायर प्राइस इन फ्यूचर, लेस सप्लाई टुडे इन प्रेजेंट, इफ दे आर एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइसेस इन द फ्यूचर, दे आर गोइंग टू सप्लाई मोर टुडे, कि जितना हो सके उतना प्रॉफिट मिल जाए आज के प्राइस पे, ठीक है। Talking about natural factors, that is climate and disaster, season and weather, ये स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा अप्लाई होता है, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर को हम लोग बोलते हैं इट इज द गैम्बल ऑफ मॉनसून। लाइक इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। सो अगर नेचर स्टैंड्स इन फेवर, अगर अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल हुई, तो ऑटोमेटिकली द सप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर ईयर। बट ऑन द अदर हैंड, इफ द नेचर टर्न्स अगेंस्ट समथिंग, कि फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, भूखमरी आ गई, फेमाइन आ गया, in that case quantity supply is going to be affected and there will be a lesser quantity available in the market. So if nature is in favor, higher supply, if nature is against, then it will be a lower supply in the market, ठीक है। Talking about 10th number point, agreement among producer, again इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर 9 में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। There is another market structure जिसको बुलाया जाता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। नाउ ओलिगोपोलिस्टिक ऐसा मार्केट होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स दे फॉर्म कार्टेल, CARTEL, कार्टेल, मैं लिख देता हूं कार्टेल। ये कार्टेल का मतलब होता है ग्रुपिज्म, ग्रुपिज्म चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री का बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत फ्यू सेलर्स है, बेरली 4-5 ही है, जिसका लीडर है जियो, ठीक है। अपने मुकेश अंबानी सर जो है वो लीड करते हैं जियो को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को। अगर जियो डिसाइड करता है कि प्राइस बढ़ा देना है, सब फॉलो करना शुरू कर देंगे, सबके सब प्राइस बढ़ा देंगे, तभी वो लोग ज्यादा सप्लाई देगा। अगर एक टेलीकॉम इंडस्ट्री अपना प्राइस काट देगा तो सब कोई अपना प्राइस कट कर देगा। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में कितना क्वांटिटी सप्लाई देना है, वो सारे प्रोड्यूसर्स, सिंस फ्यू सेलर्स होते हैं ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में, वो लोग मिल के डिसाइड करता है, कलेक्टिवली डिसाइड करता है कि कितना क्वांटिटी किस प्राइस पे देना है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन विच इज मेड बाय द प्रोड्यूसर्स व्हेन दे अग्री कलेक्टिवली टुगेदर टू ऑफर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। उस पर भी सप्लाई डिपेंड करता है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आप आज से 10-15 साल पीछे चले जाइए, आपको क्या लगता है पहले इतना क्वांटिटी अवेलेबल था, बहुत ज्यादा सप्लाई था क्या मार्केट में हर चीजों का, हर प्रोडक्ट हर जगह मिलता था? आंसर इज नहीं। क्यों आजकल ऐसा? इन द मॉडर्न वर्ल्ड यू विल गेट टू सी के रिमोट एरियाज में, विलेजेस में भी आपको जो चाहिए बेसिक से बेसिक आइटम फ्रॉम पिन टू प्लेन,
छोटा से छोटा एंड बड़ा से बड़ा चीज भी आपको रिमोट एरिया में मिल जाएगा. Why has it been possible? It is because of the expansion in transport and communication. हर जगह रोडवेज, रोड के नेटवर्क, टेलीफोन हर जगह आ गया है, इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है, तो कोई कहीं से भी बैठ के कुछ भी मंगवा सकता है. तो सप्लाई इन द रीसेंट ईयर हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. So when you have better transport communication facility means when your infrastructure is developed properly, well developed, well built, automatically there will be a larger quantity in the market in comparison to that जहां पे infrastructure poor होता है, वहां पे supply restricted and limited होता है. ठीक है, I hope that is clear. And with this we finish the determinant of supply and I think I should stop till here. आप पहले इस वीडियो को देखो. In my next video I think 4 वीडियोस में, 3 या 4 वीडियोस में ये चैप्टर में कवर अप करा दूंगा. ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक मेरा डिमांड का वीडियो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले जाके देखिए, उसके बाद आके आप सप्लाई को समझिए. ठीक है, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट देन मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब बटन है आपका, कुछ नहीं जाएगा, आप प्लीज उसको प्रेस कर दीजिए. उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे क्वालिटी कंटेंट को लेके आने का. ठीक है, सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय.